यह वीडियो हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए है। मैं YouTube पे ढूंढ रहा था, लेकिन हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए मुझे बहुत कम वीडियो मिला। इसमें मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ 2022 के सिविल सर्विसेज की परीक्षा की, ताकि हिंदी माध्यम के छात्रों को भी फायदा हो सके। तो चलिए, पहला सवाल है, त्वरित वित्तीय प्रपन्न और त्वरित ऋण सुविधा निम्नलिखित में किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपलब्धों से संबंधित है, उपबंधों से संबंधित। अब देखिए, यहाँ पे त्वरित है। त्वरित यानी कि जो जल्दी ऋण दे सके, जो काम जल्दी में किया जा सके। तो ऐसा काम तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ही करता है। एशियाई विकास बैंक, जो ये विकास बैंक हैं, और विश्व बैंक, ये दोनों विकास बैंक हैं। ये दोनों लंबे प्रोजेक्ट के लिए ऋण देते हैं, जैसे कि 10 साल का प्रोजेक्ट हो, 20 साल का प्रोजेक्ट हो, रेलवे बनाना है या कोई डैम बनाना है या रोड बनाना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। इस तरह के कामों के लिए ये लोग जो हैं सो ऋण देते हैं, एशियाई बैंक और विश्व बैंक। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम आ गई है, में समस्या आ गई है, तो त्वरित ऋण की जरूरत होती है। वह काम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ही करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल नहीं, ये कुछ सिर्फ पर्यावरण के लिए लोन देता है। ये जो IMF का है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को सुधारने के लिए दिया जाता है। जैसे कि श्रीलंका में समस्या हो गई थी, पाकिस्तान में श्रीलंका ये समस्या हो गई है, तो इन लोगों को बहुत जल्दी पैसा चाहिए। तो इसीलिए त्वरित वित्तीय प्रपण और त्वरित ऋण सुविधा की ये लोग मांग कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। इसलिए पहला का उत्तर B है। दूसरा सवाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंकित प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि रुपये की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। हाँ, ये सही है, क्योंकि रुपया इसमें नीचे रहता है और ऊपर में जो है सो डॉलर हुआ या कोई और करेंसी। तो यदि ऊपर वाला बढ़ रहा है, यानी कि 1 रुपया के बदले मान लिया पहले 10 सेंट मिल रहा था, अब है कि 12 सेंट मिलने लगे डॉलर के, तो इसका मतलब कि रुपया मजबूत हुआ है, क्योंकि 1 ही रुपया पे ज़्यादा ये डॉलर मिल रहा है, या डॉलर के सेंट्स मिल रहे हैं। या येन हुआ तो हो सकता है 2 येन की जगह 3 येन मिल रहे, या 2 येन की जगह 2 येन 10 सेंट मिलने लगे, तो उससे है कि रुपया मजबूत हो रहा है। तो इसीलिए एक सही है। दूसरा, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर, ये है प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। नहीं, सुधार नहीं। इसका मतलब ये है कि क्या हम लोगों के निर्यात बढ़ रहे हैं? तो नहीं, निर्यात नहीं बढ़ते हैं, बल्कि आयात बढ़ते हैं, क्योंकि रुपया ज़्यादा मजबूत हो गया। तो ये कह रहा है ना कि प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि, यानी कि रुपया वास्तव में ज़्यादा मजबूत हो गया है, तो भारतीय सामान जो है विदेशों में महंगे हो जाएंगे। इसलिए जो है सो सुधार की जगह पे उनमें जो है सो गिरावट आएगी। तो इसलिए यह सत्य नहीं है। अब तीसरा, अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति और नियर और रियर के बीच में वर्तमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, के बीच में वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। अब क्या ये सही है या नहीं? तो अब देखिए, अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष मतलब कि भारत में मुद्रास्फीति ज़्यादा तेज़ी से है। ठीक है, तो जब भारत में मुद्रास्फीति ज़्यादा तेज़ी से है, यानी कि इन दोनों के बीच जो है गैप, नेट रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नेट और ये जो है सो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है जो है, इन दोनों में गैप बढ़ जाएगा। तो इसलिए यह भी सही है। तो 1 और 3 सही हैं, C।
क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। तो नहीं, यह गलत है, क्योंकि जब सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा तो रिजर्व बैंक के पास ये सरकारी प्रतिभूतियां चली जाएंगी और उसके बदले रिजर्व बैंक को रुपया देना पड़ेगा। तो उस रुपया पे बैंक और भी साख का निर्माण करेंगे। इसलिए जो है सो बाजार में मुद्रा और बढ़ेगी, मुद्रा की सप्लाई, जो कि इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को और भी खराब करेगा। इसलिए सरकार इसका ठीक उल्टा करती है कि वह सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदती नहीं है, बेचती है। जब रिजर्व बैंक जो है तो सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है तो बाजार में मुद्रा की कमी हो जाती है और उससे है कि मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगा या उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो इसलिए एक सही नहीं है। दूसरा, यदि रुपये का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। यह बात सही है, क्योंकि डॉलर का विक्रय करना मतलब कि रुपया खरीदना, कि डॉलर हम बेच रहे हैं उसके बदले हम रुपया ले रहे हैं। तो जब रुपया खरीदेगा रिजर्व बैंक तो रुपये का तेजी से मूल्य ह्रास बंद हो जाएगा या गिरना रुक जाएगा। अभी हाल में ही $100 बिलियन जो है सो रिजर्व बैंक ने बेचा था रुपये को मजबूत करने के लिए। नहीं तो हो सकता है रुपया अभी 85 या 86 पहुंच गया होता, अभी 83 पे रुक गया है। तो इसलिए जो है सो जब रुपये का अवमूल्यन हो रहा हो या मूल्य ह्रास हो रहा हो तो उस समय रिजर्व बैंक रुपये को खरीदता है, यानी कि रुपये को खरीदता है, यानी कि डॉलर को बेच करके रुपया खरीद सकता है। ठीक है, तो इसलिए 2 सही है। तीसरा, यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती हैं तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। अब अगर अमेरिका और यूरोप में ब्याज दर गिरा तो उसमें क्या होगा कि ये डॉलर जो है या यूरो, ये दोनों कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि उन पे रिटर्न कम होगा। जैसे कि जिस रुपये पे आपको कम ब्याज मिल रहा है जिस करेंसी पे, तो उसको जो है तो उसमें लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए उसकी वैल्यू घट जाती है। तो जब उसकी वैल्यू घट जाती है तो ये आरबीआई के लिए खरीदना सस्ता हो गया, तो आरबीआई जो है सो खरीद सकती है। तो इसीलिए जो है सो आरबीआई डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। आजकल जो है सो डॉलर मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में और यूरोप में इंटरेस्ट रेट या ब्याज दर बढ़ाया जा रहा है, तो इसीलिए जो है सो रुपये का ह्रास हो रहा है। जब ये ब्याज दर गिरने लगेंगे तो ये डॉलर और यूरो या और भी फॉरेन करेंसी जो हैं वे कमज़ोर हो जाएंगे, तो उसमें आरबीआई उनको खरीद लेगा क्योंकि वे सस्ते हैं। इसलिए 2 और 3 सही है, यानी कि उत्तर बी। प्रश्न 4, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। हाँ, यह समर्थन पेरिस क्लब ने G20 के कॉमन फ्रेमवर्क को समर्थन दिया है, क्योंकि कोरोना के चलते जो है सो बहुत सारे जो कमज़ोर देश थे आर्थिक रूप से, उनको जो है सो ऋण लौटाने में समस्या हो रही है। तो इसलिए जो है सो कॉमन फ्रेमवर्क के अंतर्गत ऋणों को जो है सो डिले किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ठीक है, ऋण आप कुछ समय बाद लौटा दीजिएगा, थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट किया जा रहा है, यह सब। तो यही सब जो है सो G20 का कॉमन फ्रेमवर्क है, और इसलिए यह सत्य है। दूसरा, यह आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनको सहायता दिया जा रहा है ताकि वे लोन अपना धीरे धीरे लौटा पाएँ। अगर अभी नहीं लौटा पा रहे हैं तो लोन बाद में भी लौटा दें। तो इसलिए जो है सो दोनों 1 और 2 सही है, इसलिए इसमें उत्तर सी हुआ। अगले प्रश्न पे जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति सहलग्न बॉन्ड
यानी कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के क्या लाभ हैं। देखिए, ये मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड ये होते हैं कि उन पे जो भी मुद्रास्फीति होगी उतना उनको ऐड कर दिया जाएगा इंटरेस्ट रेट में। जैसे कि मान लिया उस पर इन्होंने कहा कि भाई हम बाकी बॉन्ड पे 5% या 8% सरकार आपको ऋण ब्याज देती है, और इन पे है कि सरकार आपको 2% के आसपास ब्याज देगी और कहेगी कि ठीक है, जो भी मुद्रास्फीति हुई उतना हम जोड़ देंगे इस ब्याज में। तो ये मान लीजिए मुद्रास्फीति 5% हुई तो ये 2% पहले सरकार दे रही है, तो ये 7% दे देगी। और वो जो IIB नहीं थे बॉन्ड, मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड नहीं थे, उन पे तो जो फिक्स्ड रेट था 6% वही मिलता रहेगा। अच्छा, और एक हो सकता है कि मुद्रास्फीति मान लिया और ज़्यादा हो गया 8%, तो आपको इन बॉन्ड पे सरकार 10% जो है सो ब्याज दे देगी। तो इस ढंग से ये मुद्रास्फीति जो है बॉन्ड वो उनको खरीदने वालों को इन्फ्लेशन से या मुद्रास्फीति से रक्षा प्रदान करता है। अब पहला चॉइस, सरकार IIB के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। हाँ, कूपन दरन वो 2% देती है, तो इसलिए तो कम तो हुआ ही। मान लिया इन्फ्लेशन 3% हुआ तो सरकार को 5% देना पड़ेगा ब्याज कि 2 जोड़ 3%, और अगर 1% इन्फ्लेशन हुआ तो सरकार को 3% देना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा हो गया तो सरकार को ज़्यादा भी देना पड़ेगा। लेकिन ये है कि उसमें कूपन दरों को कम कर देते कि कहते कि हम 2% देंगे अभी, और लोग खरीदते भी 2% पे, क्योंकि उनको लगता है कि शायद इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमको ज़्यादा मिल जाएगा बाद में। पर हो सकता है कि ऐसा ना हो, सरकार मुद्रास्फीति को रोक दे और सरकार को कम दर देना पड़े। दूसरा, IIBs निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह तो मैं विवरण में ही बोल दिया, क्योंकि उनको अब अनिश्चितता नहीं रहती है कि इन्फ्लेशन कितना % बढ़ेगा। जितना भी % बढ़े, इन्फ्लेशन के बदले उनको ब्याज मिल जाएगा, तो इसलिए जो है उनको सुरक्षा तो मिल गई, तो इसलिए दूसरा भी सही है। और तीसरा, IIB पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते। नहीं, इन पे कर तो लगता है, तो इसलिए यह सही नहीं है। तो केवल 2 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। वाणिज्य स्वामित्व यानी कि eBay हुआ, अमेजन हुआ, इस टाइप की जो विदेशी कंपनियां हैं जिनका ओनरशिप विदेशों के पास है, इनके बारे में क्या सही है। अपने प्लेटफॉर्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि वे अपना माल भी उसके थ्रू बेच सकते हैं ऑनलाइन। और दूसरा, वे अपने प्लेटफॉर्मों पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। हाँ, यह भी सही सीमित है, क्योंकि उनका एक लिमिट है कि वे कितने बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं। ये बड़ा का जो है सो वो लिमिट है, वो भारत सरकार तय करती रहती है। तो इस ढंग से दोनों 1 और 2 सही हैं। प्रश्न संख्या 7, वह बोले कि निम्नलिखित में कौन कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक, ये देखिए वास्तविक क्षेत्रक का निर्माण करते हैं। वास्तविक मतलब कि सामान जिसको हम लोग छू सकें, देख सकें या उसका वजन कर सकें, ये सब। तो किसानों का अपनी फसलें काटना, यह जो है सो वास्तविक क्षेत्रक है, क्योंकि किसान अपना फसल जो काटता है तो उसमें होता है कि हाँ भाई इतना किलो गेहूँ, इतना किलो धान, इतना पुआल, तो ये सब जो है सो वास्तविक क्षेत्रक हो गया। कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, यह भी वास्तविक है, क्योंकि कपास से इतने मीटर कपड़ा बना लिए, ये इसको हम लोग नाप सकते हैं, हम लोग इसको जो है सो देख भी सकते हैं और इनका वजन भी कर सकते हैं, तो इसलिए यह वास्तविक है। तीसरा, किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना। अब वो तो उधार दे दिया, तो इसमें तो सामान तो है नहीं कि जिसका कुछ वजन हो, वो तो कंप्यूटर पे अपना उधार दे दिया।
हम लोग तो देखते भी नहीं हैं कि कितना उधार दिया। हाँ, ये पता चला इतना पैसा उधार दिया, लेकिन उसका ना तो कोई वजन है और ना ही हम लोग उसको छू सकते हैं। तो इसलिए जो है तो ये वित्तीय हुआ, वास्तविक न होकर के ये वित्तीय क्षेत्रक हुआ। और किसी कॉरपोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य में बॉन्ड जारी करना, यहाँ भी वही है जो 3 कह रहा है कि उधार, इसमें है कि जनता से उधार ले रहा है ये कॉरपोरेट जो है निकाय, तो इसको भी हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो यह भी वित्तीय क्षेत्रक में आता है। तो इसलिए केवल 1 और 2 सही हैं। प्रश्न संख्या 8, भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण, अप्रत्यक्ष, ठीक है, अंतरण को निम्नलिखित में कौन सी चीज सर्वोत्तम रूप में प्रतिबंधित करती है? इसको कौन सी रूप जो है सो प्रतिबंधित करती है देखना है। तो कोई भारतीय कंपनी जिसने किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो और अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ पर उस बाहरी देश को अदा करती हो, यह जो है सो नहीं है, अप्रत्यक्ष अंतरण नहीं है। दूसरा, कोई विदेशी कंपनी जिसने भारत में निवेश किया हो और अपने निवेश से मिलने वाले लाभ पर अपने आधारभूत देश को कर अदा करती हो। ये विदेशी कंपनी अपने देश में कर रही तो भारत में तो अप्रत्यक्ष अंतरण हुआ ही नहीं। फिर तीसरा, कोई भारतीय कंपनी जो किसी बाहरी देश में पूर्व मूर्त संपत्ति खरीदती है और उसका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच देती है तथा प्राप्ति को भारत में अंतरित कर देती है। ये देखिए, जो उसको फायदा हुआ उसको भारत में अंतरित कर रही है। तो इसलिए जो है सो ये अप्रत्यक्ष अंतरण हुआ। और चौथा ऑप्शन है, कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना, देखिए पहली बात ये विदेशी कंपनी है, तो इसलिए जो है सो यह भारत में अप्रत्यक्ष अंतरण तो हो ही नहीं सकता। इसके लिए कोई भारतीय ही कंपनी होनी चाहिए। तो इसलिए डी भी जो है सो सही उत्तर नहीं है। तो इसका सही उत्तर सिर्फ सी है। प्रश्न संख्या 9, किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। हाँ, क्योंकि प्रौद्योगिकी जो है सो नई टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये 1 साल में नहीं खत्म हो जाती है, बल्कि वो 4-5 साल तक चलती रहती है जब तक कि कोई उससे बेटर सॉफ्टवेयर ना आ जाए। तो इसीलिए जो है सो नई प्रौद्योगिकी करना एक पूंजीगत व्यय है। दूसरा, ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, यह बात तो सही है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। नहीं, इक्विटी वित्तीयन को भी जो है सो पूंजीगत व्यय माना जाता है। तो इसलिए जो है सो ये राजस्व व्यय मतलब कि जो सैलरी देते हैं या रॉ मटेरियल पे यानी कि कच्चा माल पे जो पैसा देते हैं, या ये अपने इसमें क्या कहते हैं, जो सामान बनाया उसमें कर दिया, ये सब जो है सो राजस्व माने जाते हैं, क्योंकि जो आय होती है उसी में से ये खर्च करते हैं। तो इसलिए चूंकि इक्विटी वित्तीयन राजस्व व्यय नहीं है, इसलिए 2 गलत हैं, तो केवल 1 सही है। प्रश्न संख्या 10, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जो किसान विकास पत्र खरीदते हैं या भारत सरकार का कोई भी बॉन्ड खरीदते हैं, वह जो है सो सरकारी ऋण ग्रहण हो जाता है, और इसीलिए जो है सो आपकी बचत का एक भाग जो है सो सरकारी ऋण हो जाता है। यह बात सही है। दूसरा, नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं। हाँ, यह भी सही बात है, क्योंकि उसमें नीलामी में सरकार के द्वारा जो छापे हुए बॉन्ड होते हैं वही बेचे जाते हैं। तो ये जो प्रतिभूतियां हैं उनको सरकारी होती हैं, इसलिए वे जो है सो एक बड़ा घटक होती हैं। तो इसलिए दोनों सही हैं। तो उत्तर सी हो गया। प्रश्न संख्या 11,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। यह बात सही है, क्योंकि सान्याल समिति जो है, एच.एन. सान्याल समिति, यह बनी थी 1961 या 62 में, और ये रिपोर्ट 1967-68 में दे दी थी, और उसके बाद ये कानून बना था 1971 में, क्योंकि कानून बनाने के बाद पास होने में भी तो टाइम लगता है। तो यह बात सही है। दूसरा, भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। यह बात बिल्कुल सही है, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप लोग अक्सर सुनते हैं। फिर तीसरा, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि संविधान नहीं, ये जो 1971 में अवमानना अधिनियम बना था, यह परिभाषित करता है कि क्या है सिविल अवमानना और क्या है आपराधिक अवमानना। तो ये 1971 वाला जो कानून पारित किया गया था, उसमें यह बताया गया, संविधान में नहीं है, तो इसलिए यह गलत है। भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति नहीं थे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तभी तो संसद ने 1971 में ये कानून बनाया। तो ये अवमानना का ही तो कानून था, न्यायालय की अवमानना अधिनियम। तो 4 तो आप लोग बिना पढ़े ही जो है सो ठीक कर सकते थे। तो उपर्युक्त कथनों में 1, 2 और 4 सही हैं। उत्तर बी सही है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 पे जाते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। हाँ, मतलब कि ये लोग जो हैं सो अधिवक्ता जो हैं सो हैं, लेकिन कॉरपोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए। हाँ, क्योंकि जब वे नौकरी करने लगते हैं तो ये लोग, ये वकील सिर्फ अपने कॉरपोरेट के लिए काम कर सकते हैं, और आपका जो है सो ये लोग आपके लिए अधिवक्ता नहीं बन सकते। तो इसलिए जो है सो ये लोग अधिवक्ता के रूप से बाहर हो गए हैं, इसलिए 1 सही है। दूसरा, विधिज्ञ परिषदों को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों के मान्यता के बारे में नियम अधिकृत करने की शक्ति है। यह बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लोग जो है सो जाते हैं महाविद्यालयों में और उनके सिलेबस स्ट्रक्चर सब देखते हैं, और उसके बाद अप्रूव करते हैं इंस्पेक्शन के बाद। तो इसलिए 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13, किसी संविधान संशोधक विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। नहीं, इसमें जो है सो राष्ट्रपति कहाँ से आ गए, पहले वो भी पूर्व सिफारिश देने तो नहीं ही आएंगे राष्ट्रपति जी। तो क्योंकि संविधान संशोधन तो जो है सो कोई भी मंत्री ये कर सकता है, पेश कर सकता है। तो इसलिए जो है सो, या इवन MP भी कर सकता है, लेकिन संविधान संशोधन मंत्री नॉर्मली करते हैं पेश। तो इसलिए राष्ट्रपति की तो सिफारिश जरूरत नहीं होती है। जब कोई संविधान विधेयक, संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें। यह सही है, क्योंकि जब संविधान संशोधन विधेयक पास होता है तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, कि जितने जो लोग उपस्थित हैं उनका 2/3 बहुमत और टोटल बहुमत का मोर देन 50%, यानी कि 50% + 1 होना चाहिए कम से कम। यानी कि जो ये 2/3 बहुमत लोग हैं, इनका जो भी वोट मिला वो 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ +1 से ज़्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, तब जा कर के पास होगा। तो वैसे केस में है कि राष्ट्रपति उसको नहीं लौटा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया गया है। और तीसरा, संविधान संशोधक विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए। दोनों द्वारा, ठीक है, दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, 50% + 1 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ।
तो 50% से 50% से ज़्यादा टोटल संख्या का। और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई बंध नहीं। यह बात सही है कि संयुक्त बैठक भी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो मोदी जी बहुत सारा कानून पास करवा लेते। इसीलिए जो है सो मोदी जी आजकल संविधान संशोधक विधेयक लोकसभा ये नहीं पेश करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि राज्यसभा में नहीं पास होगा। अब तो नीतीश कुमार भी अलग हो गया, तो अब तो उनके लिए और भी बड़ी समस्या हो गई। अरविंद केजरीवाल के भी ज़्यादा मेंबर हो गए राज्यसभा में, तो अब तो मोदी जी से एक भी संविधान संशोधक विधेयक नहीं पास होने वाला है। तो इसलिए 2 और 3 सत्य है, बिल्कुल सत्य है। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणी अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। यह बात सही है, आर्टिकल 74 में है यह, और अनुच्छेद 74 जिसको कह सकते हैं। और फिर दूसरा, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह बात 91वां संशोधन में लाया गया था। पहले ऐसा नहीं था लिमिट, लेकिन 91वां संशोधन में लाया गया। नरसिम्हा राव एक बार बहुत ज़्यादा मंत्री बना दिए थे, तो इसलिए दोनों सही हैं। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं? आपात की घोषणा का अनुसमर्थन करना, यह लोकसभा का नहीं है। दूसरा, मंत्री परिषद के अनन्य मतलब कि सिर्फ लोकसभा के पास, ठीक है ना, अनन्य और किसी के पास नहीं। तो ये जो है सो आपात की घोषणा तो लोकसभा तो नहीं करती है, वो तो जो है सो प्रधानमंत्री करते हैं। और इमरजेंसी के विरुद्ध अविश्वास और मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, यह पूरा लोकसभा का है, तभी सरकार गिर जाती है कि जब अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा पास करे, तो उसमें राज्यसभा के लिए भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लोकसभा में फेल हो गया तो हो गया। फिर तीसरा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना नहीं, क्योंकि इसमें राज्यसभा की भी सहमति चाहिए, तो सिर्फ लोकसभा की यह अनन्य शक्ति नहीं है। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग तो सिर्फ 2, तो यानी कि उत्तर बी सही है। फिर हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। तो भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। नहीं, वास्तव में उसको 6 माह के अंदर ही शामिल होना है। 6 महीने के बाद तो वो शामिल नहीं हो सकता, उसको 6 महीने के अंदर ही शामिल हो जाना पड़ता है, तो इसलिए यह गलत है। दूसरा, यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट था, शायद मणिपुर या त्रिपुरा, जिसने दल बदला था, वह मंत्री बन गया, 3 साल तक मंत्री रहा, लेकिन जो है सो स्पीकर जो है वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने उस पर जजमेंट दिया ही नहीं कि ये दल बदला, तो इसको जो है सो ये दल विरोध किया है, इसलिए इसको जो है सो इस पर दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत डिसमिस किया जाए। लेकिन उन्होंने 3 साल तक फैसला ही नहीं दिया, वो 3 साल तक मंत्री रहा। अंत में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उसको हटाना पड़ा, तो जा कर के वो हटा, नहीं तो वो 3 साल तक ऐसे ही दल बदल के मंत्री बन गया था। और जो है सो अध्यक्ष महोदय हैं वहाँ के, वे विधानसभा के, वे कुछ निर्णय ही नहीं दे रहे थे। तो इसलिए केवल 2 जो है सो सही है, क्योंकि इस पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, अभी टाइम लिमिट नहीं है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी, जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं, और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत के संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। यह जो है सो सॉलिसिटर जनरल को अनुमति नहीं है, यह सिर्फ अटॉर्नी जनरल को अनुमति है कि वे संसद के बैठकों में भाग ले सकते हैं बिना MP हुए। दूसरा, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्याग पत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। नहीं, यह सही नहीं है, क्योंकि
वह एक बार फिक्स टर्म के लिए अपॉइंट हो गया तो जब तक उसका टर्म ख़त्म नहीं होता तब तक वह अटॉर्नी जनरल रहता है। तो इसलिए इसका उत्तर होगा न तो एक न ही दो, चॉइस डी 18। भारत के न्यायालयों द्वारा रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश नहीं होगा। यह बात सही है, क्योंकि उसको सार्वजनिक कार्य सौंप दिया गया है तो उस पर परमादेश लागू होगा, वरना नहीं होता। किसी कंपनी के विरुद्ध, भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश नहीं होगा। अब जब सरकारी कंपनी होगी तब तो परमादेश होगा ही, इसलिए यह सही नहीं है। तीसरा, कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति अधिकार पिक्षा रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची हो सकता है। यह सही बात है, क्योंकि वह लोक प्रवण व्यक्ति है, तो इसलिए यह सही है। ये जो लोक प्रवण व्यक्ति को वारंटों के लिए जो है सो समावेदन कर सकता है वो, तो इसलिए 1 और 3 सही हैं, ऑप्शन सी। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। देखिए, अवश्य नहीं है, ये उनकी मर्जी है, खास करके प्राइवेट अस्पतालों को लिए, तो क्योंकि इसका जो है सो रेट तय होता है या उनके पास अपने भी हो सकते हैं, तो इसलिए कंपल्सन नहीं है, इसलिए ये तो जो है सो गलत हो गया। दूसरा, चूँकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति है, अंततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। नहीं, हर नागरिक को क्यों, जिनको जो है सो दूसरा इंश्योरेंस है वे आयुष्मान भारत में क्यों जाएंगे, वे अपने पुराने इंश्योरेंस में रहेंगे, तो इसलिए यह भी गलत है। तीसरा, यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। हाँ, ये बात सही है कि यह जो चूँकि आयुष्मान भारत है तो पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है, तो इसलिए केवल 3 सही है। प्रश्न संख्या 20, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा की कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करें। यह बात बिल्कुल सही है, अभी कोई उपाध्यक्ष नहीं है क्योंकि अध्यक्ष ने कोई तारीख ही नहीं नियत की। दूसरा, यह अज्ञापक उपबंध है, यह अज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। नहीं, यह जो है सो ऐसा नहीं है, यह कन्वेंशन है, ये जो है सो कोई अज्ञापक उपबंध नहीं है, यह परंपरा रही है, अज्ञापक उपबंध नहीं है, इसलिए 2 गलत है। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी कि अध्यक्ष की। यह तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब वो अध्यक्ष हैं तो जो भी करेंगे वो बिल्कुल अध्यक्ष की तरह ही करेंगे और उनके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकता है। यह तो बिल्कुल सही बात है कि जो भी हेड रहेगा, जो अध्यक्ष रहेगा, उसका निर्णय होगा अंतिम। चौथा, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थन होता है। नहीं, प्रधानमंत्री को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो इसलिए यह गलत है। तो केवल 1 और 3 सही हैं। ऑप्शन जो है सो ए, ये सही है। अब अगला पे जाते हैं, प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनोद्भवी स्रोत है। मतलब कि ह्यूमन एक्टिविटी, मनोद्भवी है, मनुष्य लोग जो काम करते हैं उससे। तो हम लोग जो है तो कपास उगाते हैं, धान उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, लेकिन मेथेन और नाइट्रस जो है सो ऑक्साइड सबसे ज़्यादा वहाँ से जो है सो निकलता है जब खेत में पानी हो, फसल खड़ी हो और खेत में पानी हो, तो वह तो सिर्फ धान के साथ ही लागू होता है।
बाकी गन्ना में भी खेत में पानी होना जरूरी है, गेहूं तो खराब ही हो जाएगा, और कपास में भी खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए। जड़ों में पानी सिर्फ धान के केस में रहता है, इसलिए जो है सो बी गलत है। उसमें सबसे ज़्यादा मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का जो है सो उद्भव होता है। प्रश्न संख्या 22, कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? देखिए, धान के खेतों को कभी उसमें पानी डाला जाता है, क्लेदन और शुष्कन, सुखाया जाता है, तो उससे क्या होता है कि बीज की कम आवश्यकता होती है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर धान गहनता प्रणाली न हो, हम लोग अपना पारंपरिक तरीके से धान उगाएं, तो हम लोगों को 20 किलो धान प्रति हेक्टेयर चाहिए, लेकिन धान गहनता प्रणाली के अंतर्गत सिर्फ 2 किलो बीज पे ही जो है सो पूरा 1 हेक्टेयर में खेती हो जाती है, तो बीज की कम आवश्यकता पड़ती है। मेथेन का कम उत्पादन होता है, हाँ, क्योंकि पहली बात तो कि बीज भी कम है, और उसमें एक जो शुष्कन किया जाता है तो उसमें तो पानी खेत में रहेगा नहीं, तो उसमें भी मेथेन का उत्पादन नहीं होगा, और नाइट्रस का, तो इसलिए मेथेन का उत्पादन तो कम होता है। ये हम लोग ऊपर के क्वेश्चन से भी जान सकते हैं। और तीसरा, बिजली की भी कम खपत होती है, क्योंकि सिंचाई के लिए उतना पानी ही नहीं चाहिए, उनको उतना खींचना ही नहीं पड़ेगा पानी, तो बिजली की खपत भी कम होगी। तो ये तीनों फायदे हैं, इसलिए उत्तर 1, 2, 3। प्रश्न संख्या 23, पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक सूखकर मरुस्थल में बदल गई है? लेक विक्टोरिया, यह तो हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ से तो नील नदी निकलती है लेक विक्टोरिया से, और नील जैसी बड़ी नदी तो कभी सूखती नहीं, तो इसलिए यानी कि लेक तो सूख ही नहीं सकता। फिर दूसरा, लेक फागुबिन, हाँ, ये जो है सो शैलो लेक है, यानी कि ज़्यादा गहरा लेक नहीं था, और ये नाइजर नदी में बाढ़ आने से बनता था। तो अब नाइजर नदी में बाढ़ नहीं आई तो वो सूख गया, मरुस्थल हो गया, उसमें पानी नहीं गए। और लेक ओगुटा, ये भी काफ़ी बड़ा लेक है, इसमें भी पानी सूखने का चांस नहीं है। और लेक वोल्टा भी काफ़ी बड़ा लेक है, गहरा लेक है। तो इस ढंग से लेक फागुबिन जो था वही सूख करके अभी मरुस्थल में बदल गया है। और 24, दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी निम्नलिखित नदियों में से किस एक पे निर्मित हुई है? तो ये जो है सो आंध्र प्रदेश में है, और वहाँ पे जो है सो पेन्नार नदी पे है। ये कावेरी, मजरा और तुंगभद्रा पे नहीं है, ये पेन्नार नदी पे है गंडीकोटा घाटी। तो इसका उत्तर सी होगा 24 का। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शिखर और पर्वत, ये नमचा बरवा, ये जो है सो नामचा बरवा जो है सो गढ़वाल हिमाचल में नहीं है बल्कि तिब्बत में है, तो इसलिए जो है सो ये तो भाई गलत हो गया। नंदा देवी कुमाऊं पहाड़ पे है, कुमाऊं हिमालय में है, तो ये तो बिल्कुल सही है। और नोकरेक सिक्किम में हिमालय में नहीं है, ये मेघालय में है नोकरेक जगह जो है, नोकरेक शिखर जो है, तो इसलिए सिर्फ 2 सही है। तो 25 का उत्तर बी हुआ। प्रश्न संख्या 26 है, अगर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित किस क्षेत्र से संगत है? लिवेंट जो है तो भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी के पूर्वी तट के पास का ही क्षेत्र है। उत्तरी अफ्रीका में तो ही नहीं, ये तो यूरोप में है, तो इसलिए बी तो गलत हो गया। फारस की खाड़ी नहीं, यहाँ भी नहीं ये। और फिर तीसरा, भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्ती, जितने संपूर्ण तटवर्ती में नहीं है, सिर्फ पूर्वी तट पे है, तो इसलिए जो है सो ये गलत है। ये जो लिवेंट है ये सिर्फ पूर्वी तट पर ही है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो यह तो आप मैप देख करके भी देख सकते थे कि अजरबैजान जो है बहुत नॉर्थ में है, किर्गिस्तान भी नॉर्थ में है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सब इन दोनों के साउथ में है। तो उपर्युक्त में से किन की सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं? तो अफगानिस्तान के बीच में किर्गिस्तान, उसके बीच में ये आ जाता है तुर्कमेनिस्तान, तो इसलिए जो तो किर्गिस्तान तो बाहर हो गया और अजरबैजान भी बाहर हो गया।
तो इस ढंग से केवल 3, 4 और 5 हैं जो कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे आते हैं। तो यह वीडियो अब 40 मिनट का हो गया है, तो मैं यही बनाता हूँ, यहीं पे रुक जाता हूँ। बाकी मैं बाद में बनाऊँगा। मैं सभी 100 प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा हिंदी में, ताकि हिंदी वालों को, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं और हिंदी मीडियम से परीक्षा देते हैं, उनको विशेष करके फ़ायदा हो, क्योंकि आप लोग तो कोचिंग के पैसे दे नहीं सकते हैं। और मैं पहले सिविल सर्वेंट रह चुका हूँ, 1988 बैच में मैं पास किया था। उसके बाद में फिर भारतीय अर्थ सेवा में गया, और उसके बाद में अमेरिका में जा कर के PhD किया और प्रोफेसर बना। उसके बाद कंपनियों में काम किया अमेरिका में। अभी मैं भारत आया हूँ, तो आप लोगों की मदद कर रहा हूँ सोशल सर्विस में। ठीक है, तो आशा है आपको मेरा जो है सो यह वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम अगला वीडियो बनाएं तो आपको सीधे पहुंच जाए। धन्यवाद।